हेलो फ्रेंड्स, स्टडी क्लास 0.2 में आपका स्वागत है। आई एम सोनू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 12th समकालीन विश्व में राजनीति, अध्याय 1 शीत युद्ध का दौर। तो दोस्तों, बात करेंगे शीत युद्ध का दौर। दौर का मतलब होता है दोस्तों समय। ठीक है दोस्तों, इसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, परिचय। यह अध्याय पूरी पुस्तक के लिए एक पूर्व पीठिका प्रस्तुत करता है। शीत युद्ध की समाप्ति, शीत युद्ध की समाप्ति को समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत की तरह देखा जाता है। शीत युद्ध की समाप्ति को समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत की तरह देखा जाता है। यह समकालीन विश्व राजनीति है ना, बुक का नाम क्या है? समकालीन विश्व राजनीति। इस पुस्तक की विषय वस्तु, इसलिए यह उचित ही है कि हम कहानी की शुरुआत शीत युद्ध की चर्चा से करें। इस अध्याय से साफ होगा कि किस तरह दो महाशक्ति, पहली महाशक्ति कौन था आपका? संयुक्त राज्य अमेरिका। तो पहली महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरी महाशक्ति सोवियत संघ। वर्चस्व का मतलब होता है दोस्तों दबदबा। शीत युद्ध का क्या था? केंद्र था, शीत युद्ध के केंद्र थे। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ वर्चस्व शीत युद्ध के केंद्र थे। यह अध्याय हमें विश्व के विभिन्न हिस्सों में शीत युद्ध की समर स्थलियों तक ले जाएगा। इस अध्याय में गुट निरपेक्ष आंदोलन, है ना, इस अध्याय में दोस्तों गुट निरपेक्ष आंदोलन पर इस दृष्टि से विचार किया गया है कि किस तरह इन दोनों राष्ट्रों का मतलब क्या होता है? एक तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, एक सोवियत संघ हो गया, राष्ट्र माने देश हो गया, के दबदबे को चुनौती दी। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के दबदबे को चुनौती किसने दिया था? गुट निरपेक्ष आंदोलन ने दिया था। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने के प्रयास की चर्चा इस अध्याय में यह बताते हुए की गई है कि किस तरह इन देशों ने गुट निरपेक्ष आंदोलन को अपने आर्थिक विकास और राजनीतिक स्वतंत्रता का साधन बनाया। जो नए स्वतंत्र हुए देश थे, किस तरह इन देशों ने गुट निरपेक्ष आंदोलन को अपने आर्थिक विकास और राजनीतिक स्वतंत्रता का साधन बनाया। अध्याय के अंत में दोस्तों देखा आपका, अध्याय के अंत में दे रखा आपका कि गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका का मूल्यांकन किया गया है। तो अंत में क्या है? भारत की भूमिका का मूल्यांकन किया गया है और यह प्रश्न पूछा गया है कि भारत के हितों की रक्षा में गुट निरपेक्षता की नीति किस सीमा तक सफल रहे, है ना, किस सीमा तक सफल रही दोस्तों। उसके बाद आपका एक पिक्चर दिखा रखा है कि दूसरे विश्व युद्ध के अंत के परिणाम स्वरूप दो महाशक्तियों का उदय हुआ। ऊपर के दो चित्र दूसरे विश्व युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका और समाजवादी सोवियत गणराज्य की विजय को इंगित करते हैं। तो दूसरे विश्व युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका और समाजवादी सोवियत गणराज्य की विजय को इंगित करता है। पहला है अमेरिकी सैनिक 23 फरवरी 1945 को आइवो जिमा जापान की लड़ाई में अपना झंडा फहराते हुए, और दूसरा दे रखा है आपका समाजवादी सोवियत गणराज्य के मई 1945 में राष्ट्रीय बिल्डिंग पर बर्लिन जर्मनी पर अपना झंडा फहराते हुए दिखा रखा है दोस्तों, जैसे आपको पिक्चर में देख लोगे। पहला पिक्चर है ये अमेरिका के द्वारा है, दूसरा है समाजवादी के द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों, आगे हम बात करेंगे। आगे दोस्तों आपका दे रखा है क्यूबा मिसाइल संकट। 1961 की अप्रैल में सोवियत संघ के नेताओं को यह चिंता सता रही थी कि अमेरिका साम्यवादी द्वारा शासित क्यूबा पर आक्रमण कर देगा। तो 1961 में अप्रैल में सोवियत संघ के नेताओं को चिंता यह सता रही थी कि अमेरिका है साम्यवादी, जो समाजवादी द्वारा जो शासित जो देश है क्यूबा पर आक्रमण कर देगा। इस देश के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका दोस्तों ये,
कि क्यूबा के राष्ट्रपति कौन थे? फिदेल कास्त्रो का तख्ता पलट हो जाएगा। क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ है। जो क्यूबा किसके? अमेरिका के तट से एक छोटा सा द्वीपीय देश है। क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था। सोवियत संघ उसे कूटनैतिक तथा वित्तीय सहायता देता था। तो सोवियत संघ क्या करता था कि कूटनैतिक तथा वित्तीय माने हेल्प करते थे। सोवियत संघ के नेता कौन थे? निकिता ख्रुश्चेव। ये भी दोस्तों आपका इम्पोर्टेंट है। क्यूबा के राष्ट्रपति कौन थे? फिदेल कास्त्रो। और सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन थे? निकिता ख्रुश्चेव। क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया। तो निकिता ख्रुश्चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया और 1962 में ख्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। ख्रुश्चेव ने क्यूबा में क्या कर दी? परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी दोस्तों। आगे देखेंगे दोस्तों, तैनात कर दी। इन हथियारों की तैनाती से पहली बार अमेरिका नज़दीकी निशाने की सीमा में आ गया। हथियारों की इस तैनाती के बाद सोवियत संघ पहले की तुलना में अब अमेरिका के भूभाग के लगभग दोगुने ठिकाने शहरों पर हमला बोल सकता था, क्योंकि क्यूबा जो है वो अमेरिका के नियर में थे, तो नज़दीक में आ गए वो। क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिका को 3 हफ्ते बाद माने 21 दिन बाद पता लगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, उनके सलाहकार ऐसा कुछ भी करने से हिचकिचा रहे थे जिससे दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध शुरू हो जाए, लेकिन वे इस बात से को लेकर दृढ़ थे कि ख्रुश्चेव क्यूबा से मिसाइलों और परमाणु हथियारों को हटा लेगा। तो जॉन एफ कैनेडी को पता था कि ख्रुश्चेव क्यूबा से मिसाइलों और परमाणु हथियारों को हटा लेगा। कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिकी जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने का अनुमति दिया, क्यूबा की तरफ जाने का अनुमति दे दिया। तो कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिकी जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाज़ों को रोका जाए। तो क्यूबा की तरफ जो सोवियत जहाज़ों को रोका जाए। इस तरह अमेरिका सोवियत संघ को मामलों के प्रति अपनी गंभीरता को चेतावनी देना चाहता था। ऐसी स्थिति में यह लगा कि युद्ध होकर रहेगा। इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। इस संघर्ष की आशंका ने पूरी दुनिया को बेचैन कर दिया था, है ना। इस आशंका ने पूरी दुनिया को क्या कर दिया था दोस्तों? बेचैन कर दिया था। यह टकराव आगे दे रखा है दोस्तों। यह टकराव कोई आम युद्ध नहीं होता। अंततः दोनों पक्षों ने युद्ध टालने का फैसला किया। दोनों पक्षों ने, दूसरी दुनिया ने चैन की सांस ली। सोवियत संघ के जहाज़ों ने या तो अपनी गति धीमी कर ली या वापसी का रुख कर लिया। क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था। यह भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जो क्यूबा मिसाइल संकट है और शीत युद्ध का क्या था? चरम बिंदु था। शीत युद्ध सोवियत संघ और अमेरिका तथा इनके साथी देशों के बीच प्रतिद्वंद्विता का मतलब क्या था? आपस में दोनों से कंपटीशन हो रहे थे, तनाव हो रहे थे और संघर्ष की एक श्रृंखला के रूप में जारी रहा। सौभाग्य से इन तनावों और संघर्षों ने युद्ध का रूप नहीं लिया, यानी इन दो देशों के बीच कोई पूर्णव्यापी रक्त रंजित युद्ध नहीं छिड़ा। तो दोस्तों शीत युद्ध का मतलब यही होता है कि शीत युद्ध सोवियत संघ और अमेरिका तथा इन साथी देशों के बीच प्रतिद्वंद्विता आपस में, जैसे मान देखते हो ना कि दोस्तों दो व्यक्तियों के बीच में लड़ाई होता है, वो कहता है मैं तेरे को मार दूंगा, वो कहता है मेरे को तेरे को मारूंगा, बट लगता है कि रक्त रंजित नहीं हो पाएगा, है ना। तो रक्त रंजित युद्ध नहीं हुआ था। ऐसे ही सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में आपस में विचारधारा को लेकर के लड़ाई हो रहा था, बट रक्त रंजित युद्ध नहीं हुआ था। विभिन्न इलाकों में युद्ध हुए। दोनों महाशक्तियों और उनके साथी देशों ने इन युद्धों में संलग्न रहे, माने जुड़े रहे। वे क्षेत्र विशेष के अपने साथ
साथी देशों के मददगार बने, लेकिन दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से क्या गया, बच गए दोस्तों, तीसरी दुनिया से बच गए। उसके बाद दे रखा है दोस्तों आपका, शीत युद्ध सिर्फ जोर आजमाइश, सैनिक गठबंधन, शक्ति संतुलन का मामला भर नहीं था, बल्कि इसके साथ साथ विचारधारा के स्तर पर भी वास्तविक संघर्ष जारी था। विचारधारा की लड़ाई इस बात को लेकर थी कि पूरे विश्व में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन को सूत्रबद्ध करने का सबसे बेहतर सिद्धांत कौन सा है। पश्चिमी गठबंधन का कौन था आपका अगुवा, अमेरिका। पश्चिमी गठबंधन का नेतृत्व कर रहा था अमेरिका, और यह गुट उदारवादी, लोकतंत्र और पूंजीवादी का समर्थक था। तो अमेरिका उदारवादी था और पूंजीवादी का समर्थक था। और पूर्वी गठबंधन का अगुवा कौन था, सोवियत संघ था, और इस गुट की प्रतिबद्धता समाजवाद, तो सोवियत संघ समाजवाद और साम्यवादी के लिए थे। आप इन विचारों के बारे में कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं दोस्तों, है ना। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों, इसमें बुक में कुछ पिक्चर दिखा रखा आपका, जैसे हम दुनिया की सैर कर रहे हैं और ऐसी जगहों पर जाना, बड़ी बड़ी घटनाएं हुई है, सचमुच मज़ेदार है। तो ये इस दिखा रखा है इसमें। उसके बाद आपका ये दिखा रखा है, यह नक्शा क्यूबा में तैनात की जा रही परमाणु मिसाइलें की दायरा दिखाता है। नक्शे के नीचे ध्यान से देखिए, यह नक्शा संयुक्त राज्य अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA द्वारा क्यूबा मिसाइल संकट पर गोपनीय बैठक में प्रयोग किया गया है। तो जॉन एफ कैनेडी प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी एंड म्यूजियम, तो ये आपका इसमें आपका दोस्तों दिखा रखा है। उसके बाद दोस्तों आगे हम बात करेंगे शीत युद्ध। तो शीत युद्ध क्या है? दूसरे विश्व युद्ध का अंत कब हुआ था? 1945 में, और समकालीन विश्व राजनीति का एक महत्वपूर्ण पड़ाव, है ना। उसके बाद महत्वपूर्ण पड़ाव सन 1945 में मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों, तो सन 1945 में मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच दूसरे विश्व युद्ध 1939 से लेकर के 1945 को दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। मित्र राष्ट्र की अगुवाई अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस कर रहे थे। तो मित्र राष्ट्र की अगुवाई कौन कर रहे थे? अमेरिका कर रहे थे, सोवियत संघ कर रहे थे, ब्रिटेन कर रहे थे, फ्रांस कर रहे थे, है ना, ये सारे देश कर रहे थे दोस्तों। धुरी राष्ट्र की अगुवाई जर्मनी, इटली और जापान के हाथ में थी। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों पेपर की दृष्टि से। अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस ये मित्र राष्ट्र है। धुरी राष्ट्र में आपका जर्मनी, इटली, जापान के हाथों में थी। इस युद्ध में विश्व के लगभग सभी ताकतवर देश क्या थे दोस्तों? शामिल थे। यह युद्ध यूरोप से बाहर के इलाके में भी फैला और इसका विस्तार दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, बर्मा, म्यांमार तथा भारत के पूर्वोत्तर कुछ हिस्सों तक था। इस युद्ध में बड़े पैमाने पर जनहानि, धन हानि हुई। 1914 से लेकर 1918 के बीच में पहले विश्व युद्ध ने विश्व को दहला दिया। तो पहला विश्व युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1914 से लेकर के 1918। लेकिन दूसरा विश्व युद्ध इससे भी ज़्यादा क्या था? भारी पड़ा, इससे भी ज़्यादा भारी पड़ा दोस्तों। उसके बाद आपका दे रखा है दोस्तों दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति से ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी। तो दूसरा विश्व युद्ध जैसे ही आपका 45 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुआ था और उसी समय से आपका शीत युद्ध की स्टार्टिंग हो गया था। 1945 में अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। जापान को घुटने टेकने पड़े। तो अमेरिका ने अपनी पावर को, अपनी ताकत को दिखाने के लिए जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम से हमला किया। जापान को घुटने टेकने पड़े। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध का अंत हो गया। अंत कब हुआ कि हिरोशिमा नागासाकी बम गिराए और
सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्ति होगी। परमाणु बम गिराने के अमेरिकी फैसले को आलोचकों का तर्क था कि अमेरिका इस बात को जानता था कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला है और ऐसे में बम गिराना गैर जरूरी था। इन आलोचकों का मानना है कि अमेरिका की इस कार्रवाई का लक्ष्य सोवियत संघ को एशिया तथा अन्य जगहों पर सैन्य और राजनीतिक लाभ उठाने से रोकना था और वह सोवियत संघ के सामने यह जाहिर करना चाहता था कि अमेरिका सबसे ताकतवर है। अमेरिका के समर्थकों का तर्क था कि युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त करने तथा अमेरिका और साथी राष्ट्रों को की आगे की जनहानि को रोकने के लिए परमाणु बम, है ना, जनहानि को रोकने के लिए परमाणु बम गिराना जरूरी था। विश्व युद्ध की समाप्ति के कारण कुछ भी हो, लेकिन इसका परिणाम यही हुआ कि वैश्विक राजनीति के मंच पर दो महाशक्तियों का उदय, जर्मनी और जापान हार चुके थे। तो देश के बीच में क्या था दोस्तों, जर्मनी और जापान हार चुके थे और यूरोप तथा शेष विश्व विध्वंस की मार झेल रहे थे। अब अमेरिका और सोवियत संघ विश्व की सबसे बड़ी शक्ति थे और इनके पास इतनी क्षमता थी कि विश्व की किसी भी घटना को प्रभावित कर सके। तो अमेरिका और सोवियत संघ विश्व की बड़ी शक्ति थी, पावरफुल था और इसके पास इतनी क्षमता थी कि विश्व की किसी भी घटना को प्रभावित कर सके। अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ एक दूसरे के मुकाबले खड़ा होना शीत युद्ध का क्या था, कारण था। तो अमेरिका और सोवियत संघ महाशक्ति बनने की होड़ माने कौन ताकतवर होगा। शीत युद्ध शुरू होने के पीछे यह समझ भी काम आ रही थी कि परमाणु बम से होने वाले विध्वंस की मार झेलना किसी भी राष्ट्र के बुद्धि की बात नहीं है। ये एक सीधा साधा लेकिन असरदार तर्क था। सीधा साधा लेकिन असरदार क्या था, एक तर्क था दोस्तों। जब दोनों महाशक्तियों के पास इतनी क्षमता के परमाणु हथियार हो कि वे एक दूसरे को असहनीय क्षति पहुंचा सके, तो ऐसे में दोनों के बीच रक्त रंजित युद्ध होने की संभावना कम रह जाती है। उकसावे के बावजूद कोई भी पक्ष युद्ध का जोखिम मोल नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि युद्ध से राजनीतिक फायदा चाहे किसी को भी हो, लेकिन इससे होने वाले विध्वंस को औचित्यपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता। परमाणु युद्ध की सूरत में दोनों पक्षों को इतना नुकसान उठाना पड़ेगा कि उनमें से विजेता कौन, यह तय करना असंभव होगा। अगर कोई अपने शत्रु पर आक्रमण करके उसके परमाणु हथियारों को नाकाम करने की कोशिश करता है, तब भी दूसरे के पास उससे बर्बाद करने लायक हथियार बच जाएंगे। इसे क्या कहते हैं, अपरोध या रोक और संतुलन का तर्क कहा गया है। तो दोस्तों आपको पेपर की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाएगा कि अपरोध किसे कहते हैं। अगर कोई अपने शत्रु पर आक्रमण करके परमाणु हथियारों को नाकाम करने की कोशिश करता है, तब भी दूसरे के पास उसे बर्बाद करने लायक हथियार बच जाएंगे। इसे अपरोध, रोक और संतुलन का तर्क कहा गया है। दोस्तों दोनों पक्षों के पास एक दूसरे के मुकाबले और परस्पर नुकसान पहुंचाने की इतनी क्षमता होती है कि कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा नहीं उठाना चाहता है। दोस्तों इस तरह महाशक्तियों के बीच गहन प्रतिद्वंद्विता होने के बावजूद शीत युद्ध रक्त रंजित युद्ध का रूप नहीं ले सका। इसका दे रखा है दोस्तों, तासीर ठंडी रही। पारस्परिक अपरोध की स्थिति ने युद्ध तो नहीं होने दिया, लेकिन यह स्थिति पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता को न रोक सकी। शीत युद्ध की प्रमुख सैनिक विशेषताओं पर ध्यान दें। इसमें दो महाशक्ति और उनके अपने गुट थे। इन पर परस्पर प्रतिद्वंदी गुटों में शामिल देशों से अपेक्षा थी कि वे तर्क संगत और जिम्मेदारी भरा व्यवहार करें। इन देशों को एक विशेष अर्थ में तर्क संगत और जिम्मेदारी का
बड़ा बर्ताव करना था। परस्पर विरोधी गुटों में शामिल देशों को समझना था और आपसी युद्ध में जोखिम है, क्योंकि संभव है कि इसी वजह से दो महाशक्तियों के बीच युद्ध थम जाए। दो महाशक्ति और उनकी अगुवाई वाले गुटों के बीच पारस्परिक क्या था, अपरोध का संबंध हो, है ना। पारस्परिक क्या है दोस्तों, अपरोध का संबंध हो। युद्ध लड़ना दोनों के लिए विध्वंसक साबित होगा। इस संदर्भ में जिम्मेदारी, है ना दोस्तों, इस संदर्भ में क्या दे रखा है दोस्तों, का मतलब संयम से काम लेना और तीसरे विश्व युद्ध को जोखिम से बचना। शीत युद्ध ने समूचे मनुष्य जाति पर मंडराते खतरे को जैसे तैसे क्या कर लिया था दोस्तों, संभाल लिया था। तो उसके बाद आपका यहाँ पे एक दोस्तों दिखा रखा है कि अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिराए थे। ये पिक्चर देखते हैं दोस्तों। यह तस्वीर उस विध्वंसक को दिखाती है जो अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बमों के कारण हुआ। इन बमों को लिटिल बॉय और फैट मैन के गुप्त नाम दिए गए। तो इन बमों को गुप्त नाम क्या है, लिटिल बॉय और फैट मैन। महाशक्तियों के पास आज परमाणु हथियारों का जो जखीरा है उसकी तुलना में ये बम बहुत छोटे थे। ये बम क्रमशः 15-21 किलोटन क्षमता के थे। इतनी कम क्षमता के परमाणु बमों ने भी अकल्पनीय विध्वंस किया। 1950 के दशक की शुरुआत में ही संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ ने ऐसे परमाणु बमों का परीक्षण करे जिनकी क्षमता 10-15 हजार किलोटन थी। दूसरे शब्दों में ये बम हिरोशिमा नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बमों की तुलना में ये हजारों गुना ज़्यादा विध्वंसक थे। शीत युद्ध के दौरान दोनों ही महाशक्तियों के पास इस तरह के हजारों हथियार थे। ज़रा कल्पना कीजिए कि ये हथियार दुनिया भर में क्या तबाही मचा सकते थे दोस्तों। तो ये जो अमेरिका द्वारा हिरोशिमा नागासाकी पर जो बम गिराए गए थे उसका जो गुप्त नाम है लिटिल बॉय फैट मैन। पेपर की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी क्षमता कितनी थी, 15 से 21 किलोमीटर की क्षमता थी, ठीक है दोस्तों, और 10 से 15 हजार किलोटन थी। दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ, दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। तो दोस्तों दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ हो गया था। दोनों महाशक्तियाँ विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपना प्रभाव का दायरा बढ़ाने के लिए तुली हुई थी। दुनिया को दो गुटों के बीच बहुत स्पष्ट रूप से बट गई थी। दुनिया दो गुटों के रूप में बट गई थी। ऐसे में किसी मुल्क के लिए एक रास्ता यह है कि वह अपनी सुरक्षा के लिए एक महाशक्ति के साथ जुड़ा रहे। तो महाशक्ति दो गुटों में बट गया था, इसीलिए सुरक्षा के लिए एक महाशक्ति के साथ जुड़े रहना और दूसरी महाशक्ति तथा उसके गुटों के देशों के प्रभाव से बच सके। परस्पर विरोधी गुटों के अपेक्षाकृत छोटे देशों ने महाशक्तियों के साथ अपने अपने जुड़ाव का इस्तेमाल निजी हित में किया। इन देशों को स्थानीय प्रतिद्वंदी देश के खिलाफ सुरक्षा का वादा मिला, हथियार, आर्थिक मदद मिली। इन देशों की अपने पड़ोसी देशों से होड़, महाशक्तियों के नेतृत्व में गठबंधन की व्यवस्था से पूरी दुनिया के दो खोमे में बट जाने का खतरा पैदा हो गया। यह विभाजन सबसे पहले यूरोप में हुआ। पश्चिम यूरोप के अधिकतर देशों ने अमेरिका का पक्ष लिया। पश्चिम यूरोप के जो अधिकतर देशों ने किसका पक्ष लिया, अमेरिका का पक्ष लिया। जबकि पूर्वी यूरोप के खेमों में शामिल हो गया, इसलिए ये खेमे पश्चिमी यूरोप और गठबंधन भी कहलाते हैं। तो पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देशों ने अमेरिका का पक्ष लिया और पूर्वी यूरोप सोवियत खेमे में शामिल हो गए, इसलिए ये खेमे पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन भी कहलाते हैं। पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को एक संगठन का रूप दिया। अप्रैल 1949
उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो, नाटो को NATO नाटो बोलते हैं। एन माने नॉर्थ, ए अटलांटिक, टी माने ट्रीटी, ओ माने ऑर्गेनाइजेशन। नाटो की स्थापना हुई जिसमें 12 देश शामिल थे। इस संगठन ने घोषणा की, इस संगठन ने क्या की दोस्तों, घोषणा की, घोषणा क्या की देखते हैं दोस्तों, कि उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप के इन देशों में से किसी एक पर भी हमला होता है तो उस संगठन में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला मानेगा। नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा। तो क्या दे रखा है कि जब नाटो की स्थापना हुआ था तो उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप के इन देशों में से किसी एक पर भी हमला हुआ, नाटो का मतलब ही होता है कि किसी एक व्यक्ति पर हमला होना, वो सारे देश समझ लेगा कि मेरे पर हमला हुआ है, सभी देश अपने ऊपर हमला मानेगा। नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा। इसी प्रकार के पूर्वी गठबंधन को वर्सा संधि के नाम से जाना जाता है। तो पूर्वी गठबंधन ने क्या, वर्सा संधि के नाम से जाना जाता है। इसकी अगुवाई सोवियत संघ ने की। वर्सा संधि किसने बनाया, सोवियत संघ ने। किसकी टक्कर देने के लिए, नाटो का। सन 1955 में इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्य काम क्या था, नाटो में शामिल देशों का मुकाबला करना। मैं आपको बताया था कि 1955 में हुई और इसका मुख्य काम था नाटो में जो शामिल देश है उसका देशों का यूरोप में मुकाबला करना। शीत युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों का निर्धारण महाशक्ति की जरूरतों और छोटे देशों के लाभ हानि के गणित से होता था। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि महाशक्तियों के बीच तनातनी का मुख्य अखाड़ा यूरोप बना। कुछ एक मामलों में यह भी हुआ कि महाशक्तियों ने अपने गुट में शामिल करने के लिए कुछ देश अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ की दखलंदाजी इसका उदाहरण है। सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप में अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया दोस्तों। इस क्षेत्र के देशों में सोवियत संघ की सेना की व्यापक उपस्थिति ने यह सुनिश्चित करने के लिए अपना प्रभाव जमाया यूरोप का पूरा हिस्सा सोवियत संघ के दबदबे में रहे। पूर्वी यूरोप, पूर्वी और दक्षिणी पूर्व एशिया है ना, तथा पश्चिम एशिया अमेरिका ने गठबंधन का तरीका अपनाया। तो दक्षिण पूर्व एशिया तथा पश्चिम एशिया में अमेरिका ने गठबंधन का तरीका अपनाया और इस गठबंधन में सीटो दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन, एस माने साउथ, ई माने ईस्ट, ए माने एशियाई, टी माने ट्रीटी, ओ माने ऑर्गेनाइजेशन। तो सीटो का फुल फॉर्म है दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन। उसके बाद है केंद्रीय संधि संगठन नाटो, है ना, सेंटो कहा जाता है। इसके जवाब में सोवियत संघ और साम्यवादी चीन ने इस क्षेत्र के देशों मसलन उत्तरी वियतनाम, उत्तरी कोरिया और इसके साथ अपने संबंध मजबूत किए। शीत युद्ध के कारण विश्व के सामने दो गुटों के बीच बढ़ जाने के खतरा पैदा हो गया। इसी स्थिति में औपनिवेशिक शासन मसलन ब्रिटेन, फ्रांस के चंगुल से मुक्त हुए 9 स्वतंत्र देशों की चिंता हुई। 9 स्वतंत्र देश की चिंता हुई 9 स्वतंत्र देशों की चिंता हुई कि कहीं वे अपने इस आज़ादी को पाने के साथ खो न बैठे। गठबंधन में भेद पैदा हुए और बड़ी जल्दी उनमें दरार पड़ी। साम्यवादी चीन, है ना दोस्तों, साम्यवादी चीन 1950 के दशक के उत्तरार्ध सोवियत संघ से अनबन हो गई और 1969 में इन देशों के बीच एक भूभाग पर आधिपत्य को लेकर के छोटा सा युद्ध हुआ। इस दौर का एक महत्वपूर्ण घटना गुट निरपेक्ष आंदोलन का विकास। तो 1950 के दशक के उत्तरार्ध में सोवियत संघ से क्या हो गया, अनबन हो गया और 1969 में इन दोनों के बीच एक भूभाग को लेकर के छोटा सा युद्ध हुआ। इस दौर का एक महत्वपूर्ण घटना गुट निरपेक्ष आंदोलन का विकास। इस आंदोलन में 9 स्वतंत्र राष्ट्रों को 2 ध्रुवीय विश्व की गुटबाजी से अलग रहने का मौका मिला। तो इसमें क्या दे रखा है कि जो 9 स्वतंत्र देश है न तो सोवियत संघ के साथ जाएगा न तो अमेरिका के साथ जाएगा,
जो नव स्वतंत्र जो गुट निरपेक्ष आंदोलन बनाया गया है उस देश में नौ स्वतंत्र देश शामिल होंगे। आप यह सवाल पूछ सकते हैं कि महाशक्तियों को अपना गुट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। आखिर अपने परमाणु हथियारों अपनी अस्थायी सेना के बूते महाशक्तियाँ इतनी ताकतवर थी कि एशिया तथा अफ्रीका यहाँ तक कि यूरोप के अधिकांश छोटे देशों की साझी शक्ति का भी उनसे कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन हमें यह समझने की ज़रूरत है कि छोटे देश निम्न कारणों से महाशक्ति के बड़े काम थे। तो क्या दे रखा है कि छोटे देश से निम्न कारणों से महाशक्ति के बड़े काम थे। ये सवाल दोस्तों आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। पेपर की दृष्टि से ये आपका सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इस पर हम बात करते हैं। यह समझने की ज़रूरत है, पहला क्या है कि महत्वपूर्ण संसाधन जैसे तेल और खनिज। दूसरा दे रखा है भू क्षेत्र, ताकि यहाँ से महाशक्ति अपने हथियारों और सेना का संचालन कर सके। महाशक्ति के बड़े काम आ रहे थे छोटे देश। तीसरा दे रखा है कि सैनिक ठिकाने, जहाँ से महाशक्ति एक दूसरे की जासूसी कर सके। और चौथा दे रखा है आर्थिक मदद, जिससे गठबंधन में शामिल बहुत से देश सैन्य खर्च वहन करने में मदद हो सकते थे। ये ऐसे कारण थे जो छोटे देशों को महाशक्तियों के लिए जरूरी बना देते थे। विचारधारा के कारण ये देश महत्वपूर्ण थे। गुटों में शामिल देशों की निष्ठा यह संकेत मिलता था कि महाशक्तियों और विचारों का परस्पर युद्ध भी जीत रही है। गुट में शामिल हो रहे देशों के आधार पर वे सोच रहे हैं, है ना, वे सोच रहे हैं वे सोच सकती थी कि उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवादी और समाजवादी साम्यवादी से कहीं बेहतर है, अथवा समाजवाद, साम्यवाद और उदारवादी लोकतंत्र पूंजीवाद की अपेक्षा बेहतर है। तो हो सकती है कि उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवादी समाजवादी और साम्यवादी से क्या है, कहीं बेहतर है, अथवा समाजवाद और साम्यवाद उदारवाद लोकतंत्र पूंजीवाद की अपेक्षा क्या है, बेहतर है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम थोड़ा मैप पर ध्यान दे लेते हैं। मैप में क्या दे रखा है, पहला दे रखा है आपका, जो हमने देखा था कि नाटो की जब स्थापना हुआ था तो नाटो के जो सदस्य है जो आपका येलो कलर में है, वर्सा पैक्ट के है जो आपका रेड कलर में, अन्य कम्युनिस्ट देश है जो ग्रीन में, और ये आपका अन्य देश स्लेटी में। तो पहले हम नाटो के सदस्य जैसे आपका नॉर्वे, जिसको ओलोस्को बोलते हैं, है ना, फिर आपका डेनमार्क है, फिर आपका नीदरलैंड का जो हेग है, फिर आपका बेल्जियम का लग्जमबर्ग है, सॉरी बेल्जियम का ब्रुसेल्स है, उसके बाद लग्जमबर्ग है आपका, पेरिस है, फ्रांस है, पश्चिमी जर्मनी है, इटली का रोम है, ग्रीस है, स्पेन है, मैड्रिड है, पुर्तगाल लिस्बन है, ब्रिटेन लंदन है। तो ये सारे देश क्या थे दोस्तों, नाटो के सदस्य थे। जब नाटो की स्थापना 1949 में हुआ था तो पहले ओनली 12 देश शामिल थे इसमें। क्या थे दोस्तों, 12 देश शामिल थे। उसके बाद हम बात करते हैं वर्सा पैक्ट। वर्सा पैक्ट में जैसे सोवियत संघ, जिसको मॉस्को बोला जाता है, पोलैंड जो वर्सा है, पूर्वी जर्मनी जो बर्लिन है, चेकोस्लोवाकिया जिसको प्राग बोला जाता है, हंगरी जो बुडापेस्ट है, रोमानिया है जिसको बुखारेस्ट बोला जाता है, बुल्गारिया जिसको सोफिया बोला जाता है। तो ये सारे देश क्या था आपका दोस्तों, वर्सा पैक्ट के सदस्य थे। उसके बाद आपका दे रखा है दोस्तों अन्य कम्युनिस्ट देश जो ग्रीन कलर में, यूगोस्लाविया का बेलग्रेड है, ये सारा चीज़ दे रखा है आपका। फिर उसके बाद आपका दोस्तों अन्य देश दे रखा है आपका। अन्य देश में देखेंगे हम, जैसे आपका आयरलैंड का डबलिन है, आपका इसको स्वीडन का स्टॉकहोम है, फिनलैंड का हेलसिंकी है। तो ये सारी चीज़ क्या थे दोस्तों, अन्य देश थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें दे रखा है आपका कि पहली दुनिया, जो येलो कलर है आपका पहली दुनिया है। तो पहली दुनिया कौन, और दूसरी दुनिया कौन, और तीसरी दुनिया कौन। तो पहली दुनिया हम अमेरिका को कह सकते हैं, दूसरी दुनिया क्या है, सोवियत संघ थे, और तीसरी दुनिया क्या है, जो 9 स्वतंत्र देश थे वो सारे थे आपके दोस्तों। तो पहली दुनिया अमेरिका नेतृत्व कर रहे थे, दूसरी दुनिया का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहे थे, और तीसरी दुनिया का नेतृत्व 9 स्वतंत्र देश कर रहे थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करेंगे दोस्तों
शीत युद्ध के दायरे, शीत युद्ध के दायरे के बारे में बात करेंगे। शीत युद्ध के दायरे, दायरे माना उसके, शीत युद्ध के दौरान अनेक संकट सामने आए। क्यूबा के जिस मिसाइल संकट से हमने इस अध्याय की शुरुआत की वह इनमें से एक था। शीत युद्ध के दौरान खूनी लड़ाई भी हुई, लेकिन ध्यान देने की बात यह भी है कि इन संकटों और लड़ाइयों की परिणति तीसरे विश्व युद्ध के रूप में नहीं हुई। दोनों महाशक्तियाँ, जैसे महाशक्तियाँ कोरिया 1950-1953 में, बर्लिन जो 1958-1962 में, कांगो जो 1960 के दशक की शुरुआत और कई अन्य जगहों पर सीधे मुठभेड़ की स्थिति में आ चुकी थी। संकट गहराता गया क्योंकि दोनों में से कोई भी पक्ष पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। जब हम शीत युद्ध के दायरे की बात करते हैं तो हमारा आस ऐसे क्षेत्र से होता है जहां विरोधी खेमे में बटे देशों के बीच संकट के अवसर आए, युद्ध हुए, इनके होने की संभावना बनी, लेकिन बात एक हद से ज़्यादा नहीं बढ़ी। कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान जैसे कुछ क्षेत्रों में व्यापक क्या होगी, जनहानि हुई, है ना। व्यापक मात्रा में दोस्तों क्या हुआ, जनहानि हुआ। उसके बाद दोस्तों आपका दे रखा है जनहानि होने के बाद, लेकिन विश्व परमाणु युद्ध से क्या रहा, बचा रहा। वैमनस्य माने मनमुटाव विश्वव्यापी नहीं हो पाया और कई बार ऐसे अवसर पर दोनों महाशक्तियों के बीच राजनयिक संवाद जारी नहीं रह पाया और इससे दोनों के बीच गलतफहमियां बढ़ी। ऐसे कई मौके आए जब शीत युद्ध के संघर्ष और कुछ गहन संकटों को टालने में दोनों गुटों से बाहर के देशों में कारगर भूमिका निभाए। इस संदर्भ में गुट निरपेक्ष देशों की भूमिका को नहीं भुलाया जा सकता। गुट निरपेक्ष दोस्तों गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक जवाहरलाल नेहरू थे। नेहरू ने उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच मध्यस्थता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांगो संकट में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव प्रमुख मध्यस्थ की भूमिका निभाई। अंततः यह बात उभरकर सामने आती है कि महाशक्तियों ने समझ लिया कि युद्ध को हर हालात में टालना जरूरी है। इसी समझ के कारण दोनों महाशक्तियों ने संयम बरता और अंतर्राष्ट्रीय मामले में जिम्मेदारी की बर्ताव किया। शीत युद्ध के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तरफ सरकता गया और इस संयम का तर्क ही काम कर रहा था। हालांकि शीत युद्ध के दौरान दोनों ही गठबंधनों के बीच प्रतिद्वंद्विता समाप्त नहीं हुई और इसी कारण एक दूसरे के प्रति आशंका के हालात दोनों गुटों ने भरपूर हथियार जमा किए, लगातार युद्ध के लिए तैयारी करते रहे दोस्तों, लगातार युद्ध के लिए तैयारी करते रहे। उसके बाद आपका दे रखा है तैयारी करते रहे। हथियारों के बड़ी जखीरे को युद्ध से बचे रहने के लिए जरूरी माना गया। दोनों देश लगातार इस बात को समझ रहे थे कि संयम के बावजूद युद्ध हो सकता है। दोनों पक्ष भी दूसरे के हथियारों की संख्या को लेकर के गलत अनुमान लगा सकते थे। दोनों गुट एक दूसरे की मंशा को समझने में भूल कर सकते थे। इसके अतिरिक्त सवाल यह भी था कि कोई परमाणु दुर्घटना हो गई तो क्या होगा। अगर गलती से कोई परमाणु हथियार चल जाए या कोई सैनिक सरातन युद्ध शुरू करने के इरादे से कोई हथियार चला दे तो क्या होगा। अगर परमाणु हथियार के कारण कोई दुर्घटना हो जाए तो क्या होगा। इसी दुर्घटना का शिकार हुए देश के नेताओं को कैसे पता चलेगा कि शत्रु का षड्यंत्र नहीं अथवा दूसरी तरफ से कोई मिसाइल नहीं दागी, बल्कि यह महज एक दुर्घटना है। क्या है, एक महज दुर्घटना है दोस्तों। उसके बाद दे रखा है दोस्तों आपका, आगे हम बात करेंगे दोस्तों, इसमें शीत युद्ध के घटनाक्रम दे रखा है। 1947 में साम्यवादी को रोकने के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन का सिद्धांत दे रखा है। 1947 से 1952 मार्शल प्लान है, पश्चिमी यूरोप के पुनर्निर्माण में अमेरिका की सहायता। 1948-1949 सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की घेराबंदी और अमेरिका और उसके साथी देशों ने पश्चिमी बर्लिन के नागरिकों को जो आपूर्ति भेजी थी उसे सोवियत संघ ने अपने विमानों से उठा लिया। 1950 से 1953 में कोरिया युद्ध संकट दे रखा है दोस्तों। 1954 वियतनामों के हाथों दायन बियन फू में फ्रांस की हार, जेनेवा समझौते पर हस्ताक्षर और 17वीं समांतर रेखा द्वारा वियतनाम का विभाजन, सिएटो का गठन।
1954 से 1975 वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप। 1955 बगदाद समझौते पर हस्ताक्षर, बाद में इन सेंटो के नाम से जाना जाता है। उसके बाद दे रखा है दोस्तों, उसके बाद आपका दे रखा है दोस्तों 1956 हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। 1961 क्यूबा मिसाइल में अमेरिकी द्वारा प्रायोजित बे ऑफ पिग्स आक्रमण। 1961 बर्लिन की दीवार खड़ी की गई। 1962 क्यूबा मिसाइल संकट। 1965 डोमिनिकन रिपब्लिक में अमेरिकी हस्तक्षेप। 1968 चेकोस्लोवाकिया में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। 1972 अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन का चीन दौरा। 1978 से 1989 कंबोडिया में वियतनाम का हस्तक्षेप। 1979 से 1989 अफगानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। 1985 गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने और सुधार की प्रक्रिया की आरंभ की। 1989 बर्लिन की दीवार गिरी और पूर्वी यूरोप की सरकारों के विरुद्ध लोगों का प्रदर्शन। 1990 जर्मनी का एकीकरण। 1991 सोवियत संघ का विघटन और शीत युद्ध की समाप्ति। तो 1991 में सोवियत संघ के विघटन हो गए और शीत युद्ध की दोस्तों क्या हो गई, समाप्ति हो गई दोस्तों। आगे देखेंगे दोस्तों, ये आपको एक कार्टून दिखा रखा है। ये कार्टून है आपका, ये कार्टून मशहूर भारतीय कार्टूनिस्ट कुट्टी ने बनाया है। इसमें शीत युद्ध को लेकर के भारत के नज़रिए को चित्रित किया है। पहला कार्टून उस समय का है जब समाजवादी सोवियत गणराज्य को अंधेरे में रख करके अमेरिका ने चीन के साथ गुपचुप दोस्ती गाठी, है ना, दोस्ती कर ली है। तो जैसे आपका ये क्या है, USSR है ना, सोवियत संघ है, ये चीन है, ये आपका दिखा रखा है पिक्चर में। दिखाए गए किरदारों के बारे में जानकारी जुटाई। दूसरे कार्टून में वियतनाम पर अमेरिकी हस्तक्षेप दुस्साहस को चित्रित किया गया है। तो ये उसको पिक्चर से ही लग रहा है आपका क्या है, ये USSR है या ये USA है। तो सोवियत संघ और अमेरिका ने क्या है कि गुपचुप से किससे दोस्ती कर ली, चीन से दोस्ती कर ली। जैसे आपका देख रहा है ना, USSR माने सोवियत संघ और USA माने संयुक्त राज्य अमेरिका, और पीछे जो क्या है वो सोवियत संघ से संयुक्त राज्य अमेरिका ने किससे, चीन से दोस्ती कर ली है। ठीक है दोस्तों, आगे बताते हैं हम दोस्तों, आगे बात करते हैं। तो इसमें दिखा रखा है राजनीतिक बसंत, चीन के हाथों में अमेरिका का हाथ। इसमें पिक्चर दो दिखा रखा है, एक पहला ये है, दूसरा ये है। एक नज़र इधर भी, अमेरिकी राष्ट्रपति जॉनसन वियतनाम के मसले पर बड़े कष्ट में जान पड़ते हैं। तो ये समस्या, अमेरिकी राष्ट्रपति जॉनसन वियतनाम के मसले पर बड़े कष्ट में जान पड़ते। तो ये वियतनाम की घटना के बारे में दोस्तों ये मैप बता रखे। इस कारण समय रहते अमेरिका और सोवियत संघ ने कुछ एक परमाणु और अन्य हथियारों को सीमित या समाप्त करने के लिए आपस में सहयोग करने का फैसला किया। तो इस कारण समय रहते ही अमेरिका और सोवियत संघ ने कुछ परमाणु और अन्य हथियारों को सीमित या समाप्त करने के लिए आपस में सहयोग करने का फैसला किया। दोनों महाशक्तियों ने फैसला किया कि अस्त्र नियंत्रण द्वारा हथियारों की होड़ पर लगाम कसी जा सकती है और इससे अस्थायी संतुलन लाया जा सकता है। ऐसे प्रयास की शुरुआत सन 1960 के दशक के उत्तरार्ध में हुई। एक दशक के भीतर दोनों पक्षों ने 3 अहम समझौते पर दस्तखत किए। ये संधियाँ थी परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, पहला परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, दूसरा था परमाणु अपसार संधि और परमाणु परिसीमन संधि। तो 3 संधियाँ थी। पहला है परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, दूसरा दे रखा है परमाणु अपसार संधि और परमाणु परिसीमन संधि। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी कह सकते हैं दोस्तों। इसके बाद दे रखा है, इसके बाद महाशक्तियों ने अस्त्र परिसीमन के लिए वार्ताएं कई दौर किए और हथियारों पर अंकुश रखने के लिए अनेक संधियां की। तो दोस्तों आपका इसके दिखा रखा है जो 3 जो संधियां है वो आपका इम्पोर्टेंट है ना। ये 3 जो संधियां है,
पहला दे रखा है कि परमाणु अपसार संधि, पहला दे रखा है आपका परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, परमाणु संधि और परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।